जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भई यूपी टेट के लिए आपका हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, उसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डेली डिस्कस किया जाता है। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यहाँ पर आपको हूबहू आपका जैसा आपका परीक्षा में प्रैक्टिस पेपर आता है उसी तरह का उसी पैटर्न पर ये आपका प्रैक्टिस सेट आधारित होता है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? यानी कि भाई जो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिनका उच्चारण करेंगे जिसका, तो वो क्या होगा कि जिह्वा तालु से नहीं टकराए। कुल मिलाकर कि आपका सीधा सीधा ये पूछा है कि कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। ठीक है, तालव्य वर्ण वही होता है भाई जिसकी जिसे उच्चारित करने पर आपकी जो जिह्वा है वो तालु से टकराती है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए ज, बी च, सी घ या डी स। तो देखिए तालु से नहीं टकराएगी, वो नहीं टकराएगी घ वर्ण की। क्यों नहीं टकराएगी फिर घ वर्ण की? घ वर्ण होता है आपका क वर्ग का। भाई घ वर्ण जो है ये क वर्ग का वर्ण है ना। और क वर्ग का जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके कंठ वर्ण होते हैं। वो कौन से होते हैं भाई? वो होते हैं आपके कंठ वर्ण, ना कि तालु। तालव्य वर्ण नहीं होते हैं, वो कंठ वर्ण होते हैं। आप घ को बोलकर देखिए, आपका जो उच्चारण होगा वो कंठ के द्वारा होगा, है ना, गले के द्वारा होगा। जो कंठ बोलते हैं आप गले को, तो जैसे बोलेंगे घ, तो घ आपका कंठ से उच्चारित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये आपका तालु से नहीं टकराती है इसकी उच्चारित करने पर। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की लिखी हुई है? ऑप्शन ए कवयत्री, बी घनिष्ठ, सी चिन्ह या डी ईर्षा। तो देखिए यहाँ पर सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है आपका घनिष्ठ। कौन सा है भाई? घनिष्ठ। जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बिल्कुल सही है। घनिष्ठ जो शब्द है यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला है। जबकि कवयित्री जो है देखिए वो ऐसा लिखा जाता है कवयित्री होता है। ठीक है भाई, इसका शुद्ध रूप कवयित्री होता है। चिन्ह का चिन्ह होता है भाई, है ना। और आपका ईर्षा जो है ये ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या होता है ना। ये ईर्ष्या होता है शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। जो रत्नाकर शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए रत्न प्लस आकर, बी रत्न प्लस आकार, सी रत्ना प्लस कर या डी रति प्लस आकर। तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रत्न प्लस आकर। रत्न धन आकर मिलकर के बनेगा आपका रत्नाकर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सतसई किस समास का उदाहरण है? भाई सतसई शब्द जो है इसमें कौन सा समास है ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन है आपके ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व या डी द्विगु। तो देखिए सत सही नाम से स्पष्ट हो रहा है, सत सही है ना, 700 है ना एक तरह से। तो यहाँ पर संख्यावाची का बोध हो रहा है। जहां पर आप जिस शब्द में आपको संख्यावाची का बोध हो वहां आपका कौन सा समास होता है भाई? वहां होता है आपका द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रक्षा सूत शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो रक्षा सूत शब्द होता है इसका तद्भव बताना है। ऑप्शन ए राख, बी राजपूत, सी राखी या डी रस्सी। तो देखिए भाई रक्षा सूत शब्द जो है इसका तद्भव होता है आपका राखी। क्या होता है? राखी। यानी राखी जो है इसका तत्सम हो जाएगा रक्षा सूत और रक्षा सूत का तद्भव हो जाएगा राखी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, अग्रज शब्द का विलोम शब्द है। अग्रज शब्द जो है इसका विलोम बताना है आपको। क्या होगा इसका विलोम? ऑप्शन ए अक्षत, बी अतुल, सी अनुज या डी अटल। तो देखिए भाई अग्रज शब्द जो है इसका आपका विलोम होगा वो होगा अनुज। अग्रज मतलब इसका विलोम हो जाएगा भाई अनुज। अग्रज का विलोम अनुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? भाई दैत्य का पर्यायवाची, दैत्य किसको कहते हैं भाई? दानव राक्षस जो होते हैं उनको कहते हैं। तो उनका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए राक्षस, बी दानव, सी भूसुर या डी निशाचर। तो देखिए दैत्य का पर्यायवाची यहाँ पर राक्षस भी होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है, जबकि भूसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। भाई भला चाहने वाला जो ये वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए निस्वार्थ, बी पुण्यात्मा, सी हितैषी या डी सहायक।
तो देखिए भाई, भला चाहने वाला जो ये शब्द है, वाक्यांश है, इसका जो एक शब्द होता है, इसका एक शब्द में बोलते हैं हितैषी। क्या बोलते हैं दोस्तों? हितैषी। भला चाहने वाला एक शब्द में बोला जाएगा हितैषी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। भाई पंच शब्द का कौन सा अनेकार्थी नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन ए पंच, पांच, बी ग्राम सरपंच, सी निर्णय करने वाला, या डी पंचानन। तो देखिए, पंच जो होता है पांच को भी बोलते हैं, पंच क्या होते हैं? ग्राम सरपंच को भी बोला जाता है, और निर्णय करने वाले जो होते हैं पांच, उनको पंच भी बोला जाता है। तो ये तो होते हैं इसके अनेकार्थी शब्द, लेकिन पंचानन जो है ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है, पंच जो है पंचानन का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आनन का समानार्थी क्या होगा? भाई आनन शब्द जो है इसका समानार्थी बताना है आपको। ऑप्शन ए मुख, बी हाथ, सी आईना, या डी आंख। तो देखिए, आनंद जो होता है, आनंद कहते हैं आपके मुख को, मुंह को, है ना। तो यहाँ पर मुख जो है ये बिल्कुल इसका समानार्थी होगा। क्या होगा? मुख। आनंद कहते हैं आपके मुंह, और मुख जो होता है उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, संकर शब्द किसे कहते हैं? भाई संकर शब्द किसे कहा जाता है बताना आपको। ऑप्शन आपके ए ग्रामीण भाषा का शब्द, बी संस्कृत भाषा का शब्द, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो देखिए भाई, संकर शब्द वो होते हैं जो किसी दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। जैसे क्या है आपका संकर शब्द हो गया, जैसे मानिए रेलगाड़ी, है ना। रेलगाड़ी शब्द होता है भाई आपका एक। अब रेल जो है ये तो अंग्रेजी भाषा का है, और गाड़ी हमारा देसी भाषा है, हिंदी, है ना। तो यहाँ पर विदेशी भाषा और देसी भाषा, भाई देश रेल अंग्रेजी है और गाड़ी हिंदी है, मतलब देसी भाषा है। तो ये आपका जो दो भाषाओं से मिलकर जो नया शब्द बना होता है वो होता है आपका संकर शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द जो होते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। ऑप्शन ए धनवान तथा कटार, बी कंजूस तथा कटार, सी कृपालु तथा कटार, या डी कटार तथा कंजूस। तो देखिए, कृपण और कृपाण जो शब्द हैं इनके अर्थ बताने भाई आपको। तो देखिए, कृपण जो शब्द होता है वो तो होता है कंजूस के लिए, है ना। कृपण जो बोला जाता है वो बोला जाता है कंजूस को, और कृपाण जो होता है वो भैया आपकी कटार होती है। ठीक है, ये तो पता होगा भाई, कृपाण क्या कटार होती है, और कंजूस कृपण को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि कृपण का अर्थ तो हो गया कंजूस, और कृपाण का हो गया कटार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है। भाई ये जो मुहावरा है कोल्हू का बैल होना, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि कोल्हू का बैल है वो तो बिल्कुल कोल्हू का बैल कर रखा है। तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बुरी तरह काम में लगे रहना, बी मन लगाकर काम नहीं करना, सी निर्धन होना, या डी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ये कोल्हू का बैल जो होता है अर्थ मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है भाई कि बुरी तरह काम में लगे रहना, कि बिना उसके किसी खाए पिए या किसी भी तरह बिना किसी आराम के बुरी तरह काम में बस लगे रहना, तो वो होता है कोल्हू का बैल होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाई जो कवि शब्द है इसमें आपको संज्ञा बतानी है। कौन सी संज्ञा होगी? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, या डी भाववाचक। तो देखिए भाई, कवि शब्द जो है ये क्या कर रहा है? ये एक पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है। जो कवि है होते हैं उसकी पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है। तो कवि शब्द होगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। कौन सा होगा भाई? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी स्पेशल कवि का नाम होता, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, या सुमित्रानंदन पंत, या किसी नाम होता कि, तब वो व्यक्तिवाचक में जाता। यहाँ पर कवि शब्द यूज किया गया तो कवि तो पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है, जातिवाचक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके ए कष्ट, बी श्रम, सी कृषि, या डी कार्य। तो देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब भी आए आपको वाक्य प्रयोग करके देखिए आप शब्दों का, तो अपने आप बोध होगा आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि। जो कृषि है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। कृषि को आप चाहे यूज करके देख लीजिए, वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, इसका अर्थ आपको स्त्रीलिंग का मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था शब्द जो होता है इसका आपको बहुवचन बताना है। ऑप्शन है आपके ए संस्थापन, बी संस्थाएं, सी संस्थागत, या डी संस्थाओं। तो देखिए भाई, संस्था शब्द जो है इसका बहुवचन होगा आपका संस्थाएं।
क्या होगा भाई, संस्था शब्द का आपका बहुवचन होगा संस्थाएं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अग्नि का विशेषण क्या है भाई, जो अग्नि शब्द होता है इसका विशेषण बताना है कि इसका विशेषण शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अग्नि, अनि, बी आग्नेय, सी अजेय या डी आग। तो देखिए अग्नि का जो विशेषण होगा वो होगा आपका आग्नेय। क्या होगा भाई, आग्नेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। अब प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। ऑप्शन ए लिखना, बी जीना, सी चलना या डी दिलवाना। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो कर्ता स्वयं ना कर करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, दिलवाना है ना, कि मैंने उसको पुस्तक दिलवाई, तो मैंने खुद नहीं कार्य किया, दूसरे से दिलवाई है ना, दूसरे से कार्य कराया, तो वो होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिलवाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है। अब भविष्य काल कौन सा है। ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, बी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, सी मैं आपका आभारी हूं या डी मैंने एक पेड़ काट लिया। तो देखिए भविष्य काल, आपको भविष्य काल बताना है कि भविष्य काल का वाक्य कौन सा है इनमें से, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है भाई, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जहां आपका गा गी गे आते हैं वो आपके भविष्य काल वाले वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। उपसर्ग को कहते हैं भाई, जो उपसर्ग होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शब्दांश, बी वाक्यांश, सी शब्द या डी पद। तो देखिए उपसर्ग होते हैं आपके शब्दांश। क्या होते हैं भाई, उपसर्ग होते हैं आपके शब्दांश। और क्या होते हैं उपसर्ग, वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में लग करके उस शब्द में या तो आंशिक परिवर्तन कर देते हैं या उसको पूर्णतः परिवर्तन कर देते हैं उसके अर्थ में, वो होते हैं आपके उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। कृत प्रत्यय लगता है भाई, प्रत्यय कितने होते हैं आपके, एक तो होता है कृत प्रत्यय, एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय पूछा है, कृत प्रत्यय क्या कहाँ लगता है। ऑप्शन ए क्रिया के अंत में, बी संज्ञा के अंत में, सी सर्वनाम के अंत में या डी विशेषण के अंत में। तो देखिए कृत कैसे, इसी नाम से स्पष्ट होना चाहिए आपको, कृत है ना, कृत मतलब क्रिया, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो होता है आपका कृत प्रत्यय। जैसे आपका शब्द होता है एक पढ़ने वाला, क्या होता है भाई, पढ़ने वाला। अब यहाँ पर वाला तो प्रत्यय है, पढ़ना आपका क्रिया है, तो क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगे होते हैं वो होते हैं आपके कृत प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है। भाई जो वाक्य लिखा हुआ है कि हैदराबाद किस राज्य में है, ये इसका प्रकार बताना है कि ये इस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य या डी विधानवाचक वाक्य। तो देखिए यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है ना। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। क्या होगा दोस्तों, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम हैं, बी चंद्रगुप्त के बहुत नाम हैं, सी चंद्रगुप्त के विविध नाम हैं या डी चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या चंद्रगुप्त के कई नाम हैं। ये जो वाक्य है ये बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है। भाई जो संस्कृत भाषा है हमारी, उसका दूसरा नाम क्या है, उसको दूसरा शब्दों में क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए देव भाषा, बी वेद भाषा, सी नागर भाषा या डी द्रविड़ भाषा। तो देखिए भाई जो आपकी संस्कृत भाषा है उसका दूसरा नाम है देव भाषा। क्या है दोस्तों, उसका दूसरा नाम है देव भाषा या देववाणी भी बोल देते हैं ना, देववाणी, देववाणी भी बोल देते हैं। देव भाषा, देववाणी आपकी संस्कृत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। 9 रसों में किसको रसराज कहा गया है। भाई कुल मिलाकर के बताना है कि रसों का राजा रसराज किसे, किस रस को कहा जाता है। ऑप्शन ए वीर रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस या डी रौद्र रस। तो देखिए भाई आपका रसराज कहा जाता है आपका श्रृंगार रस को। किसको कहा जाता है भाई, श्रृंगार रस को। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है और क्या होता है, रसराज श्रृंगार रस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए विभावना, बी विशेषोक्ति, सी असंगति या डी दीपक।
तो देखिए जहाँ कारण बिना जो कार्य की उत्पत्ति हो, कारण बिना ही कार्य हो रहा हो, वहाँ होता है आपका विभावना अलंकार। क्या होता है दोस्तों? विभावना अलंकार। जैसे वो होता है ना कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सुने बिनु काना। ठीक है भाई। अब इससे समझिए, जैसे बिना पद चलना, भाई पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, क्या मतलब? कारण नहीं है, कार्य हो रहा है। भाई कारण क्या? पैर होने चाहिए थे तभी तो चलता, लेकिन पैर नहीं है, बिनु पद चले, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, फिर भी काम हो रहा है। सुने बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, फिर भी कार्य हो रहा है कारण के बिना। तो वहां होता है आपका विभावना अलंकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बीजक किसकी रचना है? बीजक रचना जो है वो किसकी है भाई? ऑप्शन ए सूर, बी तुलसी, सी कबीर या डी जायसी। तो देखिए भाई बीजक जो है वो है आपकी कबीरदास की। किसकी है भाई? कबीरदास जो थे हमारे, उनकी रचना है बीजक। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ गदा से पद में कौन सा कारक है? भाई यहाँ पर जो गदा से पद है ये, इसमें कारक बताना है कि इसमें कौन सा कारक होगा। ऑप्शन ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक या डी अधिकरण कारक। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई? गदा से, यानी किसी के द्वारा दुर्योधन को मारा। किससे मारा भाई? गधा से। जहां से के द्वारा किस बोध हो, वहां आपका कौन सा कारक होता है भाई? वहां होता है आपका करण कारक। क्या होता है भाई? करण कारक। यानी किससे मारा? भीम ने गदा से मारा, है ना? से या के द्वारा जो बोध होता है, किसके द्वारा मारा भाई? गधा के द्वारा मारा, है ना? तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, कर्ण कारक होगा। इसमें कौन सा कारक होगा भाई? कर्ण कारक होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए घुटने में दर्द होना, बी दुखी होना, सी हार मान लेना या डी विजय प्राप्त करना। तो देखिए भाई घुटने टेकने का अर्थ होता है, क्या होता है भाई? हार मान लेना। क्या होता है दोस्तों? हार मान लेना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप के आगे घुटने टेक दिए थे, तो क्या हार मान ली थी, है ना? तो हार मान लेना ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पत्र का अनेकार्थी है। जो पत्र शब्द है इसका अनेकार्थी यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन ए पत्ता, बी जल, सी वर्षा या डी पर्वत। तो देखिए भाई पत्र का अनेकार्थी है यहाँ पर पत्ता। क्या है? पत्ता जो शब्द है यहाँ पर ये पत्र का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।